नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द लर्निंग ऐप पर। प्रिय साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वैदिक सप्ताह के संदर्भ में बातें की थी और वैदिक सप्ताह के शुरुआती फेज को हमने जाना कि वैदिक सप्ताह जो थी वो किस तरीके से एस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई। देन हमने देखा कि हमने ऋग्वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। हमने ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ठीक है, उसके अलावा अन्य सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया और हमने उसे कंप्लीट किया। आज हम इस सप्ताह के दूसरे कालखंड उत्तर ऋग्वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड के संदर्भ में बातें करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में जो जानकारियों का स्रोत है वो ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, इसके कारण ही इसे उत्तर ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख। आरण्यक मतलब ऐसे इनके ऊपर लिखी गई वो टीका टिप्पणियां जो आरण्य यानी कि जंगल में लिखी गई, ठीक है। सामान्यतः देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है, जिसके पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहले लोहा का इन्वेंशन हुआ, जिसका सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है वो हमें मिला है कहां से? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा जो वर्तमान में एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां से लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत के अंदर मिला और हम कह सकते हैं कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में ही लोहे का इन्वेंशन हुआ, लोह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। ओके, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो आर्यंस जिन्होंने वैदिक सप्ताह का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिन्होंने इसकी स्थापना की, शुरुआत में हमने देखा कि उनका जो सेंटर पॉइंट था, बसने का जो स्थान था वो ब्रह्मवर्त था। ब्रह्मवर्त किसे कहा गया ऋग्वेद में? याद कीजिएगा मेरा प्रीवियस लेक्चर, आपको याद होगा मैंने उसमें बताया कि सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है, ये उनका केंद्र बिंदु था। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे आर्यंस ने अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ाया और अपने क्षेत्र में बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने लगभग समस्त उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे ऋग्वेद में आर्यव्रत कहा गया। वो उनका भौगोलिक विस्तार था। अब हम देखेंगे कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में जब लोहे का इन्वेंशन हुआ तो इन आर्यों का इन्वेंशन कहां तक रहा, एक्सपेंड हुए या नहीं हुए। ओके, चलिए तो देखिए इस काल की सभ्यता का जो केंद्र है पहले पंजाब था, पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग, ठीक है, तक आ गया, यानी कि अब ये मध्य भारत की ओर बढ़ रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में हमें पढ़ने को मिलता है, ये जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर ऋग्वैदिक कालीन नदी जिसका नाम है रेवा, रेवा नर्मदा को कहा गया है और नर्मदा और सादा नीरा जिसे वर्तमान में गंडक कहा जाता है, इन नदियों का उल्लेख मिलता है। इससे हमें क्या आइडिया आ रहा है? इससे आइडिया ये आ रहा है कि जो आर्यंस अब तक उत्तर भारत में रह रहे थे, अब वो मध्य भारत से होते हुए कहां तक? नर्मदा दक्षिण भारत की एक नदी है, नर्मदा तक आ चुके हैं और पूर्व भारत में वो बिहार में बहने वाली जो वर्तमान में एक नदी है सादा नीरा या गंडक, वहां तक पहुंच चुके हैं। इससे आइडिया हम लगा सकते हैं कि लगभग उत्तर ऋग्वैदिक काल में केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि मध्य भारत, दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी आर्यंस ने अपना कब्जा जमा लिया। तो इनका भौगोलिक विस्तार जो था उसका एक्सपांड होने लगा, बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसी रही उत्तर ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन समाज के बसरते क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। एक तरफ हमने ऋग्वैदिक काल में देखा उस समय समाज की जो प्रधान इकाई थी वो परिवार था। परिवार का मुखिया जो होता था वो कुलप कहलाता था, जो क्या होता था? पुरुष होता था, यानी कि परिवार पितृसत्तात्मक था, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही रहा, यानी कि वर्ण रहे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, यानी कि अब वर्णों का आधार कर्म ना होकर
क्या होने लगा, जाति होने लगा। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल में ही ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है ना, पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष यानी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। यानी कि ऋग्वेदिक कालीन की समाज में वर्ण व्यवस्था थी और उत्तर ऋग्वेदिक काल में थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी उसका आधार कर्म था, ना कि जाति। कर्म था, ना कि जाति या धर्म। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, यह जरूरी नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण का बेटा जो है वो सेना में शामिल हो जाता है तो क्या होगा, तो इसका मतलब वो क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि ब्राह्मण। लेकिन उत्तर ऋग्वेदिक काल में बिल्कुल उलट हो गया। उत्तर ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी और कठोरता के साथ साथ अब ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, ना कि कर्म आधारित। ये एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है जो आज तक भी समाज में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय होने लगा, नए नए वर्ण आने लगे, नई नई जातियां आने लगी जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगे। इस काल में जो व्यवसाय थे वो अनुवांशिक होने लगे। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय होते थे उन व्यवसाय पर किसी का कब्जा नहीं था, यानी कि वो अनुवांशिक नहीं थे। मैंने आपको बताया चूंकि कर्म आधारित व्यवस्था थी तो व्यवसाय भी कर्म के हिसाब से डिसाइड करते थे, जो जैसा चाहे कर्म कर ले, काम कर ले। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे, यानी कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वही ब्राह्मणगिरी कर सकता है। ठीक है, क्षत्रिय सेना में केवल क्षत्रिय ही शामिल हो सकता है और शूद्र केवल निम्न काम करेगा, वो इन अन्य 3 वर्णों की केवल सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। ये सब व्यवस्थाएं एस्टेब्लिश की गई कहां पर, उत्तर ऋग्वैदिक काल में, जो काफी लंबे समय तक, मैं तो यूं कह सकता हूं कि वर्तमान समय तक भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में ये 3 वर्ण जो थे इन्होंने चौथे वर्ण को अपने कब्जे में ले लिया और चौथे वर्ण की स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो उसका अंदाजा हमें इससे लग सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण जो है उसके लिए ए ही शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि आइए, उसे बड़े सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है। वही क्षत्रिय के लिए अगाही यानी कि आओ, यहां तक भी ठीक है। वैश्य के लिए अद्रव, जल्दी आओ, यहां तक भी ठीक है। लेकिन शूद्र के लिए अधाव, दौड़ के आओ। हम हमारे नौकर से कहते हैं कि दौड़ के आओ, फलाना काम करो। अधाव शब्द का यूज हुआ है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति में किस तरीके से व्यापक पतन हुआ। ओके, अब देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था, यानी कि 2 बार जन्मदिन लेने वाला कहा जाता था। इनको उपनयन संस्कार के अधिकार थे, लेकिन चौथा वर्ण शूद्र था और जिसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, यानी कि इनका मानना यह था कि इसका दोबारा जन्म नहीं होगा। वो इस जन्म में अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इन 3 वर्णों की सेवा के लिए ही भगवान ने भेजा है। और यहीं से शूद्रों को अपात्र और आधारहीन माने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो लंबे समय तक, वर्तमान समय तक भी चली आ रही है। आप यदा कदा अखबारों में, टीवियों में देखते होंगे कि दलितों को, किसी और को केवल धर्म के नाम पर छोटी छोटी बातों पर किस तरीके से मार दिया जाता है और किस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये घटनाएं आज भी बड़े तौर पर देखने को मिल जाती हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँ गुजरात का ऊना कांड, जिसमें केवल शक के आधार पर कुछ दलितों को गाड़ी से बांधकर सरे बाजार पीटा गया। ऐसे बहुत सारे कांड मैं आपको याद दिला सकता हूं। और वर्तमान समाज की जो असहिष्णुता है वो किस हद तक बढ़ चुकी है ये बताने की जरूरत नहीं है।
लोग धर्म के नाम पर किस तरीके से अंधे हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें धर्म का अफीम चटाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिसमें आप किसी को भी देशद्रोही कह रहे हैं, किसी को भी एंटी नेशनल कह रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजों की प्रक्रिया जो शुरुआत जो होती है वो उत्तर ऋग्वैदिक काल से होती है। मैंने आपको बताया कि अपने आप में हिस्ट्री भी एक साइंस है। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा हूं कि इतिहास को केवल एक सब्जेक्ट के तौर पे ना जाने, बल्कि इसे साइंस के तरीके से देखें कि आज जो हम जहां खड़े हैं, यहाँ हमें कितना पहुंचने में कितनी लंबी जर्नी मानव सभ्यता को तय करनी पड़ी, हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, इन सभी चीजों का कैसे इन्वेंशन हुआ, शुरुआत में क्या ये इसी तरीके से थी या इनमें कुछ परिवर्तन आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। अब ब्राह्मणों का जो समाज में वर्चस्व था वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर यज्ञ का महत्व बढ़ गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ये जो पॉइंट है ये बड़ा ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्म बताए गए हैं, तो वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। कौन? वैश्य। बाकी सभी जो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो दोनों वैश्यों से वसूले गए कर पे क्या करते थे? अपने जीवन यापन करते थे। जबकि सबसे निचला वर्ण था शूद्र, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्ण जो थे, इन तीनों वर्णों के क्या करते थे? तीनों वर्णों का सेवा करने का काम इसे होता था। इस काल में स्त्रियों की दशा में बेहद गिरावट आई और स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में था। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण कहा गया है। इनकी कटार या तलवार कहा गया है। ठीक है ना। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी है। आज भी गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गंधर्व है, ग्रहिता है, मैत्री, वेदती, कृष्कत्नी इत्यादि। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया और सभा में उनका प्रवेश वर्जित हो गया। मैंने आपको बताया राजनीतिक संस्था में सभा, समिति और तीसरी होती थी विदत, है ना। ये तीन संस्थाएं होती थी ऋग्वैदिक काल में। राजा के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रखने के लिए सभा में अमीर और संभ्रांत लोग होते थे, जबकि सामान्य लोगों की संस्था थी समिति। और विदत जो है इसका तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा उत्तर ऋग्वैदिक काल में। उत्तर ऋग्वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। ये जो गोत्र हम अपने नामों के पीछे बड़े शान से लगाते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है उत्तर ऋग्वैदिक काल में होती है। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां से समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता है, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंश हो गया, है ना। सर्वप्रथम जाबलो उपनिषद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सर्वप्रथम जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इनका विवरण मिलता है, जिसमें पुरुष के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसे 25-25 साल के 4 कालखंडों में विभक्त कर दिया गया और उसे बताया गया कि इन 25-25 सालों में किस तरीके से उसे अपना जीवन यापन करना है ना। ये आपको जाबलो उपनिषद में मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ इत्यादि का ज्ञान हो चुका था, है ना। तो जाबलो उपनिषद वाला ये जो पॉइंट है ये कई बार पूछा जा चुका है, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि समाज में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक काल में समाज में केवल 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक होता था अनुलोम विवाह, जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था, और एक होता था प्रतिलोम विवाह, जिसमें उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी और दोनों को ही सामाजिक स्वीकार्यता थी। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में विवाहों के प्रकारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो बढ़कर 8 हो गई, जिनमें से कुछ को सामाजिक स्वीकार्यता मौजूद नहीं थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उनको देखते हैं जिन्हें समाज में स्वीकार्यता थी। देखिए, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय यानी कि जिनको स्वीकार्यता थी,
और प्रहलाद शेष 4 जो थे वो निंदनीय माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता था ब्रह्म विवाह, जो सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर अपनी कन्या का विवाह करना, जो आज भी सबसे ज्यादा चलता है, जिसे आप अरेंज मैरिज के नाम से जानते हो। एक होता था देव विवाह। जब कोई पुरुष अपने यहाँ कोई यज्ञ करवाता था तो उस यज्ञ में जो पुरोहित आता था, उस पुरोहित के साथ अपनी कन्या का क्या कर दिया जाता था? विवाह। ये देव विवाह कहलाता था। एक होता था आर्य विवाह। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर दे। ये भी देव विवाह का ही एक रूप है। आगे होता था प्रजापत्य विवाह। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांग कर क्या कर लेता था? विवाह कर लेता था। यह विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। और जिन विवाहों को समाज में स्वीकार्यता नहीं थी, जिन्हें निंदनीय विवाह कहा गया है, उन्हें देख लीजिए। आसुर विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के लालच में अपनी कन्या को एक तरीके से बेच देना, है ना। आज भी आप देखते हो गरीबी के कारण बहुत सारा ऐसी चीजें आपको देखने और सुनने को मिल जाती हैं। एक होता था गंधर्व विवाह, जिसे हम लव मैरिज के नाम से जानते हैं। कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशभूत होकर ये कार्य करते थे, ये विवाह करते थे। एक होता था पैशाच। सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके विवाह करना, यानी कि एक तरीके से कन्या का रेप कर उसे अपने साथ विवाह करने पर मजबूर कर देना। एक होता था राक्षस विवाह। ये भी एक तरीके से रेप करके उसका विवाह करना है। ये भी सबसे घटिया विवाहों की श्रेणी में माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। समझिए, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब प्रदेश पर राज करने लगा। राष्ट्र शब्द उस प्रदेश का सूचक है, ठीक है, जहां वो राज कर रहा है। और यह पहली बार राष्ट्र शब्द जो है ये उत्तर ऋग्वैदिक काल में ही प्रकट होता है। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी यहीं प्रकट हुआ। देखिए, ऋग्वैदिक काल में चूंकि लोहा नहीं था, तो मिलिट्री के पास हथियार नहीं थे, सेना के पास हथियार नहीं थे, सेना इतनी ताकतवर नहीं थी। सेना ताकतवर नहीं थी तो शासक ताकतवर नहीं था, राजा ताकतवर नहीं था। उसके ऊपर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। राजा को पद नियुक्त करने, पदच्युत करने, उसे हटाने का सारा अधिकार जो था वो समिति के पास होता था। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में जैसे ही लोहे का इन्वेंशन हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राजा जो था वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसकी एक वजह है कि लोहे की खोज हुई तो लोहे के हथियार बनाए जाने लगे। हथियार जब आए तो मिलिट्री ताकतवर हो गई, उसकी सेना ताकतवर हो गई। और सेना के ताकतवर होने का सीधा मतलब यह है कि शासक का ताकतवर होना। और उसने इसी ताकत के आधार पर, इसी ताकत के बलबूते पर अपने इस पद पर अनुवांशिक कब्जा कर लिया। यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, अर्थात ये जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में जब राजा ताकतवर हुआ तो उसने इस पद पर कब्जा कर लिया। और उसने लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई थ्योरी दे दी, और उस थ्योरी को कहा जाता है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि यहां पर यह बात कही जाने लगी कि राजा जो है वो एक देवता है जो ईश्वर के दूत के रूप में लोगों पर शासन करने के लिए भेजा गया है। ओके, अब देखिए, राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम हमें इसी काल में देखने को मिलता है। इस काल में राजा का पद क्या हो गया है? वंशानुगत हो गया है। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने लगा, राजा का महत्व बढ़ने लगा और उसके अधिकारियों में विस्तार होने लगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब राजा की मिलिट्री पावरफुल हो गई तो वो दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़ने लगी और उन पर कब्जा करने लगी। जब राज्य बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है, राजा को अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, जैसा कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में हुआ भी। ओके, अब राजा जो है वो सम्राट, एकराट, अधिराज, आदिनाथ जैसी उपाधियां, भारी भरकम उपाधियां धारण करने लग गया। ओके, चलिए आगे देखेंगे। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण होने लगा। सीधी सी बात है, जब ऐसे शासक जो है, राजा जो है, वो ऐसी संस्थाओं का वर्चस्व क्यों चाहेगा, क्यों स्वीकार करेगा जो उसके ऊपर नियंत्रण रखे? तो इसी कारण
हालांकि ये पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन इनका प्रभाव ना के बराबर रह गया। ये वही करती जो राजा कहता था, और पहले क्या होता था, ये राजा वो करता था जो ये कहती थी। तो हम देखेंगे उत्तर ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति जो थी, इनका प्रभाव क्षीण होने लगा और विदत का तो नामो निशान ही मिट गया। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब ये वो काम कर रही हैं जो राजा कह रहा है। ओके, आगे देखेंगे। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का ही वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो रही है। आरंभ में पांचाल नाम के कबीला था, परंतु बाद में हुआ है एक प्रदेश का नाम हो गया। महाभारत में आपने पंचाली का नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के यहाँ पर ये पड़ता है, सॉरी वहां दरगंदार है, ठीक है। पांचाली भारत में पड़ेगा। तो ये पहले एक कबीले का नाम था, लेकिन बाद में ये पूरे राष्ट्र का नाम हो गया। ओके, पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य माना जाता था। राजा के राजस्व से पर एक यज्ञ किया जाता था जिसका नाम था राजसूय। ये राजयूस लिखा हुआ है ना, ये राजसूय यज्ञ है दोस्तों, राजसूय। राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत विवरण हमें किस में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राजसूय यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप इसे याद रखेंगे। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है, रत्नी। सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में शासक के उच्च पदाधिकारी, पुरोहित, प्रधानमंत्री, है ना, न्याय अधिकारी, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था रत्नी। ये मौर्य काल में भी आपको देखने को मिलेंगे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभाग अध्यक्ष, दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। ये संख्या जरूर याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है, ये आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला, सेनानी, है ना, ये सेनापति होता था। सूत राजा का सारथी होता था। ग्रामणी गांव का मुखिया। भागदूत, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भागदूत जो होता था टैक्स कलेक्शन करने वाला होता था, कर संग्रह करता। संग्रहाता, है ना, ये कौन होता था, ये कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है, खजांची होता था एक तरीके से। अक्षवाय, पासे के खेल में जुए का जो खेल होता था उसमें राजा का सहयोगी होता था, है ना, उसका मनोरंजन करने वाला होता था। छता, प्रतिहारी होता था। गोवी कर्तन, ये जंगल विभाग का प्रमुख होता था। पलागल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं कि विदूषक होता था, है ना, विदेश मंत्री आप इसे कह सकते हो। महिषी, मुख्य रानी। पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला। युवराज, उसका राजकुमार होता था, ठीक है, ये आप जो है ध्यान रखें। आगे, राजा का न्याय ही सर्वोच्च होता था, वही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वही सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि उसने न्याय के अधिकारी लगाए हुए थे, लेकिन अंतिम न्यायिक शक्ति किसके हाथों में थी, राजा के हाथों, ठीक है। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, यह उसका एक विशेष अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला जो कर था, स्वेच्छाकारी जो कर था, जिसे हम बलि कहा करते थे, अब वो क्या हो गया है, वो अनिवार्य हो गया है, अब वो देना ही पड़ेगा। और उसकी जो मात्रा रखी जाती थी 1/6 भाग, यानी कि उपज का 1/6 भाग उसे देना पड़ता था, ठीक है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जो कैसे बताया गया ये समझिए। उसमें बताया गया है कि जो पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत में किसी शासक के जो शासन करने का जो स्थान होता था उसे कहा जाता था साम्राज्य, और उस साम्राज्य का जो प्रमुख अधिकारी है वो कौन सी उपाधि लेता था, सम्राट। ठीक इसी प्रकार पश्चिम में स्वराज्य की एक थ्योरी आई, और वहां का शासक स्वराट कहलाता था। उत्तर में वैराज्य, वह विराट। भोज मध्य देश में राजा, है ना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। ओके, देखिए, इस काल में लोहे के बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जब लोहे के उपकरण आएंगे कृषि करने के लिए, सीधी सी बात है एग्रीकल्चर का सरप्लस जो है वो बढ़ेगा, कृषि अपनी उन्नत अवस्था तक पहुंचेगी। ओके, इस कारण में लोहे की कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम या अयस, ये दोनों शब्द उपयोग किए गए हैं, ठीक है। कृष्ण अयस शब्द का भी एक प्रयोग हुआ है, श्याम अयस और कृष्ण अयस दोनों एक ही बात है।
लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि में विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान इस समय की प्रमुख फसल बन गई। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी है? धान। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण मिले हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ये कहां है? एटा, यूपी। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का कभी कभी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता है ना, यानी कि व्यापारियों का जो संघ था, उस व्यापारियों के संघ का जो अध्यक्ष होता था, व्यापारी अध्यक्ष जो होता था, उसे श्रेष्ठिन कहा जा रहा है। निष्क शतमान पाद कृष्णल रत्तिका गुंजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इंपॉर्टेंट क्या आप लगा लो कि आ गया सवाल। ये दरअसल क्या होती थी? ये मुद्राएं होती थी, हालांकि इनका कोई निश्चित आकार फिक्स नहीं था। देखो इंडियन हिस्ट्री में समझिएगा कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, तो वो इंडो ग्रीक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? इंडो ग्रीक को। सांचे युग की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे सर यहां पर भी है, मौर्य काल में भी स्वर्ण मुद्राएं चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं, माना मौर्य काल में भी चली हैं और में भी चली हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सांचे युक्त और अभिलेख युक्त मुद्राएं, यानी कि इनसे पहले इंडो ग्रीक शासकों से पहले, या हम कह सकते हैं यूनानी, इनसे पहले जितने भी स्वर्ण मुद्राएं चलती थी वो कहीं ना कहीं आहत मुद्राएं थी। उनका कोई निश्चित आकार नहीं था। किसने चलवाई है? ना राजा का कुछ उस पर लिखा हुआ है, ना समय लिखा हुआ है, ना कोई चित्र बना हुआ है। लेकिन सांचे में ढालकर मुद्रा निर्माण करना, उस पर अब कुछ लिखना, ये सब व्यवस्थाएं इंडो ग्रीक शासकों ने चलाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई, तो शुद्ध मात्रा में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कनिष्क, ठीक है। ये किस वंश के शासक थे? कुषाण। आप ये कह सकते हैं कुषाण वंशी शासकों ने चलवाई, आप ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय जो दिया जाता है वो गुप्त वंश के शासकों को दिया जाता है। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में भी विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलने लगी, लेकिन उनका कोई आकार नहीं था। वो आहत मुद्राएं थी जिनको निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण, रत्ती का गुंजा आदि कहा जाता है। ये जो निष्क है, ये निष्क तो आपको मौर्य काल में भी देखने को मिल जाएगी। निष्क जो है वो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण का आभूषण था, ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या बन गया है? मुद्रा बन गई है। और यही सवाल पूछा जाता है। ओके, स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य जो थे वो टिन, तांबा, चांदी और शीशे से भी परिचित हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में के आर्यों की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी। हालांकि अधिकतर चीजें हमने देख ली हैं, लेकिन और देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता कौन से थे उस समय? इंद्र और अग्नि। ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख जो देवता थे, ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो थे इंद्र और अग्नि। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में इनकी पॉपुलैरिटी उतनी अच्छी नहीं रही, इनकी रेटिंग गिर गई है ना। और उनके स्थान पर प्रजापति जो सृजन के देवता हैं को सर्वोच्च स्थान मिला, ठीक है। और इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख देवता उधर का है, एक थे रुद्र जो पशुओं के देवता थे, और दूसरे थे विष्णु जो लोगों के पालक माने जाते हैं। यानी कि उत्तर ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हैं, उसके अतिरिक्त रुद्र और विष्णु, ये तीन प्रमुख देवता माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था ने कठोर रूप धारण कर लिया और कुछ वर्ण के अपने अलग देवता हो गए, क्योंकि जात आज भी देख लीजिए, हर घर का अपना एक अलग देवता है। कुछ लोग तो इंसानों को ही अपने देवता का रूप देकर वर्तमान में पूजते हैं, है ना। तो एक अलग बात है, हर किसी की अपनी श्रद्धा है। ऐसा ये जो आज हम देखते हैं ये चीज है उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, है ना। तो यहाँ पर जब नई नई जातियां आने लगी, नए नए वर्ण आने लगे, तो उनके स्वयं के अपने नए नए देवता उभर कर आने लगे। इसीलिए तो जहां ऋग्वेद में केवल 33 देवता हैं, आज 33 करोड़ से ज्यादा हो गए। ओके, तो चलिए, पूषण जो पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, अब वो किसके देवता बन गए हैं दोस्तों? शूद्रों के देवता बन गए। ये वही पूषण है जिनको कहीं पर जगह जगह पर पशुपति भी कहा गया है।
सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। ट्रिपल स्टार नहीं कहूंगा, 5 स्टार, 7 स्टार, कुछ भी कहिए, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अपने आप में, ठीक है ना। सतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है कि भैया जैसे कर्म करोगे वैसे ही क्या मिलेंगे, आपको जन्म मिलेंगे। 64 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का नंबर आया है। तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं वो यहाँ मिलती हैं। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। आगे चलते, अब देखिए, सॉरी, देखिए ये हमने पढ़ा है आपका उत्तर ऋग्वैदिक काल, और उत्तर ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बीच में आपको ये पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर दोनों में आप क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि ऋग्वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार, उत्तर ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। मैं आपको समझाऊं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे उनका विस्तार मुख्य, उनके निवास का जो केंद्र बिंदु था वो था ब्रह्मवर्त, यानी कि सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र। धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार किया और उन्होंने उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में उन्होंने दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत पर भी अपना कब्जा कर लिया, यानी कि उनका विस्तार होने लगा। अब बात आगे बढ़ती है। अब हम चलते हैं कहां पर, यहाँ पर सामाजिक स्थिति, और हम स्त्रियों की दशा की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में परिवार जरूर पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को पूर्ण आजादी थी। महिलाओं को उपनयन का संस्कार का अधिकार था। महिलाओं को सामाजिक जो संपत्ति थी उसमें अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि परिवार जरूर पितृसत्तात्मक रहा, लेकिन अब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। उनकी शिक्षा और उपनयन के संस्कार बंद कर दिए गए। पूरी तरीके से नहीं, शिक्षा तो बहुत कम हो गई, लेकिन उपनयन संस्कार खत्म कर दिया गया। और हमने देखा कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति का जो उनका अधिकार था वो भी उनसे छीन लिया जाता है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की। उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि शासक जो था, शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सभा, समिति और विदत नामक 3 संस्थाएं थी। सभा में संभ्रांत और अमीर वर्ग के लोग थे, समिति में सामान्य वर्ग के लोग थे। समिति राजा को पदच्युत कर सकती थी, हटा सकती थी, नए राजा का चुनाव भी कर सकती थी। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखेंगे कि सभा और समिति वर्चस्व में तो रही, लेकिन उनका प्रभाव क्षीण हो गया। विदत तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई। अब सभा और समिति में बड़े लोग, जो राजा के करीबी लोग थे, केवल वही थे। पहले ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति के अनुसार राजा कार्य करता था, अब राजा के अनुसार सभा और समिति कार्य कर रही है। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा राजा का पद जो था वह अनुवांशिक नहीं था, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया। ऋग्वैदिक काल में शासक जो युद्ध लड़ता था उसका मुख्य उद्देश्य होता था पशुओं की प्राप्ति, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में जैसे ही लोह का उपयोग हुआ तो यहाँ पर अब पशुओं की बजाय क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए क्या बढ़ने लगे, युद्ध बढ़ने लगे।